आइए हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का। तो आपके जो चैप्टर हैं उस चैप्टर में एक टॉपिक ये भी है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे देखा जाता है, इस केमिकल कॉन्सेप्ट में कैसे समझा जाता है, इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कोई भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन अगर करते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। उस चीज़ को आपको अपने लेक्चर में समझना है, तो वही बात मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो चलिए ध्यान दें हम लोग उस बात पे, उस बात को समझा जाए कि किस तरीके से कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करता है। देखो हमने क्या बताया कि व्हेन एलिमेंट आर रिएक्ट टुगेदर देन दे फॉर्म अ कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्शन करता है तो वो क्या करते हैं, अगर वो एटम से हैं, दो सेम एटम हैं, दो सेम एलिमेंट हैं, अगर रिएक्शन करते हैं तो कहा जाता है कि वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम हैं तो वो दोनों जो डिफरेंट एटम होंगे वो आपके जो होंगे वो आपस में मिल कर के एक कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, वो कंपाउंड कैसे बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ जो कंपाउंड होगा वो डिपेंड करता है कि 5 रूल्स पे। वही जो 5 रूल्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, वो किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें से जो पहला रूल होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ इज अ गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट इज अ एवोगाद्रोस लॉ, एंड लास्ट वन इज योर एज यू नो रेसिप्रोकल लॉ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लॉ जो है उसको भी हम लोगों को देखना होता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको फील होगा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में, लेकिन मैं यहाँ आपको सबसे आसान तरीके से सबसे इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो अच्छे से ध्यान से आप इस लेक्चर को देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों रूल जो होते हैं वो बेटा मास पे डिपेंड करते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो आपके ये गैलुसेक लॉ होते हैं, एवोगाद्रोस लॉ होते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होता है। उससे उसको जो है हम लोग जो है वॉल्यूम से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इन तीनों में जो है हम लोग मास से डिफाइन किया जाता है। लेकिन जो गैलुसेक लॉ मैंने बोला, जो एवोगाद्रो लॉ मैंने बोला, वो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनके चैप्टर को, इनके टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, क्या मेन प्रिंसिपल होता है। मैं आपको एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज में ले जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको हो सकता है कि इस बार इस टॉपिक के बारे में जानकारी हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ये अच्छे से अच्छे ईजी से ईजी लैंग्वेज में इन टॉपिकों को आपके सामने ले आऊँ। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ कि फर्स्ट जो रूल है उसे कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा, पहली बात तो आप जान रहे हो, लैंग्वेज से आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। कंजर्व मीन्स होता है कि सेफ रखना, सुरक्षित रखना, चेंज ना होना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात ये हो गया कि ये जो प्रिंसिपल है, जो थियरी है, वो लेवोजियर साहब ने दे रखा था, लेवोजियर साहब ने दिया था। और ये भी माना जाता है कि जो लेवोजियर साहब थे वो फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय द लेवोजियर एंड ही वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये तो बता दिया मैंने कि ये दिया किसने, ये किसने प्रोवाइड किया था प्रिंसिपल को। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इन एनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन द मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। मतलब कि अगर हम गागर में सागर भरने की बात करें
एक लाइन में एक छोटी सी बात में बात करें तो कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब कि मास जो होता है ना तो क्रिएट किया जाएगा ना तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यार मास तो क्या हो सकता है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन से प्रोडक्ट के फॉर्म में जा रहा है। तो जितना मास ओवरऑल रिएक्टेंट में आना चाहिए उतना मास ओवरऑल प्रोडक्ट में आना चाहिए। लेकिन इसमें भी दो बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, एक जो है अनयूज्ड बच जा रहा है, उसमें भी बात होती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका भी एक एक्सेप्शनल फैक्टर होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है बेटा, वहाँ पे ये आफ्टर द रिएक्शन द मास विल डिक्रीज। कहा यह जाता है कि रिएक्शन जो होने के बाद उसका मास जो होता है वो डिक्रीज दिखता हुआ पता चलता है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल होता है ये जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं, लेवोजियर साहब के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके थोड़ी सी यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस में हम लोग देखने लगते हैं। तो चलिए और में हम लोग बात करते हैं इसके आगे हम लोग आते हैं और आगे टॉप में देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जो इसमें मास और एनर्जी होता है वो दोनों क्या कहते हैं, बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन द मास एनर्जी बोथ आर कंजर्व, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, इसके पहले प्रिंसिपल को मैंने बता दिया, आसान सा है। अगर मैं आपको वहाँ पे एक सवाल की तरफ ले चलूँ तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको सवाल की तरफ ले ही चल रहा हूँ। तो देखिए सवाल क्या है ये आपको मैं समझा रहा हूँ। ये देखा जाए, पीछे वाले का सवाल है। जैसे मान लीजिए कि आपने ए बी और ए प्लस बी का आपने रिएक्शन कराया और बनाया सी। तो मान लो कि इन दोनों को मिला के मैंने x ग्राम ले लिया है, तो भैया मेरे ये भी x ग्राम होना चाहिए। मतलब कि जितना मास रिएक्शन में यूज किया गया, रिएक्टेंट में यूज किया गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कभी कभी ऐसे पूछता है, जैसे एक सवाल और मैं बताता हूँ, कहता है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को सॉलिड स्टेट में है तोड़ा जाता है तो बोला जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोवाइड कर रहा है। तो कह रहा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, फॉलो कर रहा है? तो भैया कुछ नहीं करना है। आप अगर मैं दे दिया हूँ कि ये 40 ग्राम मैंने लिया था, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ये 40 ग्राम आए। अगर ये 40 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल में इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि इनका मास दिया जाएगा, एक प्रोडक्ट का मास दिया जाएगा, दूसरे वाले प्रोडक्ट का जो 2 प्रोडक्ट बना हुआ है मान लो, तो उसमें जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसके मास को निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे यहीं पे मान लो अगर हम बात करते हैं कि एक A है और इसमें B रिएक्शन कर रहा है, C और D बना रहा है, तो भैया मान लो ये आपका X है, ये आपका Y बनाया, करा इसकी वैल्यू बता दीजिए ये कितना आएगा। तो करोगे क्या, करना कुछ नहीं है, आप करोगे क्या, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में जब लिखोगे तो लिखोगे मास ऑफ का C प्लस मास ऑफ D और इक्वल टू मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B लिखोगे। भाई मेरे X तो दिया हुआ है और C की वैल्यू दिया है, D की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो D की वैल्यू जब निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, X माइनस Y हो जाएगा। इस तरीके से D का मास आपको फाइंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। चलिए मैं दूसरा लेक्चर बात करता हूँ, दूसरा डिफिनेशन बात करता हूँ, दूसरा प्रिंसिपल बात करता हूँ कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन का डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स, बदलने वाला नहीं, चेंज होने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेट से भी एक बात समझ में आ गई
ये प्रिंसिपल जो दिए थे वो प्राउस्ट साहब ने दिए थे, और प्राउस्ट साहब दिए थे 1799 के टाइम पे। इन्होंने ये बोला कि जितने भी आप प्योर सिंपल बनाते हो, सेम केमिकल कंपाउंड बनाते हो, तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो उनका जो रेशियो होता है वो डिफिनेट होता है बाई मास। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। आप पानी ले लीजिए, पानी को दुनिया के किसी भी कोने से ले आओगे तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, रेशियो विल नॉट चेंज। आप बोल सकते हो यहाँ H2O में तो हाइड्रोजन में 2 है, और यहाँ पे जो होने वाला है ऑक्सीजन 16 होने वाला है, ये 1:8 का रेशियो होने वाला है। क्या आप ये बता दो कि पानी अगर आप नेपाल से लेकर आ रहे हो तो पानी का क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा? क्या नेपाल से लाने में पानी का फार्मूला चेंज नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ एक प्रिंसिपल में बता भी दिया एग्जाम्पल में कि दुनिया के किसी भी कोने से आप वाटर को लेके आओगे, चाहे पानी को आप अमेरिका से ले आओ या पानी को नेपाल से ले आओ, या वाटर का कंपोजिशन तो हमेशा 1:8 ही होने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। आप इतना ही नहीं, आप कॉमन सॉल्ट की बात कर सकते हो यार। कॉमन सॉल्ट की अगर बात कर लीजिए तो यार कहीं से भी NaCl को कलेक्ट करके लाओगे, नदी से लाओगे, तालाब से लाओगे, जहाँ से ले आओ, जहाँ से तुम्हारी इच्छा हो, किसी दूसरे के किचन से ले आओ, अपने किचन से ले आओ, क्या उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। क्या कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। Na जितना मास जो होता है और Cl का जो मास होता है वो तो यार फिक्स होता है, यानी ये होगा 35.5 होगा। तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ, यहाँ पे ये 35.5 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये रेशियो है ये दुनिया के किसी भी कोने से आप अगर इसको लेके आते हो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये भी बात, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग एक बात तो कर लें कि जो एक्सेप्शनल है वो एक्सेप्शनल आप जान लीजिए क्या होता है। एक्सेप्शनल केस जैसे आप बात करते हो कि CO2 और CO2 का, बोलोगे सर दोनों CO2 आपने सेम लिखा है। नहीं बेटा, CO2 दोनों सेम नहीं है, ये एक आइसोटॉप्स है, ये एक आइसोटॉप्स है। कार्बन के आइसोटॉप्स अलग अलग हो गए तो भैया मेरे यहाँ पे 12 रेशियो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, या 14 रेशियो 32 हो जाएगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे रेशियो सर नहीं सेम होगा, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कभी पूछ दिया तो आइसोटॉप्स की बात अगर करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट प्रपोर्शन का फंडा आपका काम आने वाला नहीं है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ और आगे चल करके फिर आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। एक डिफरेंट प्रपोर्शन मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ कि मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होता है। देखता हूँ कि आपको आपके सामने मैं आपको PDF को शो करता हूँ कि मल्टीपल प्रपोर्शन की फंडे क्या होते हैं। तो देख लो यहाँ पे आपके सामने PDF में आपको लगा दिया हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या है। पहली बात तो मल्टीपल प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था और वो 1804 में दिया था। और इन्होंने इतना मेहनत करके इतनी अच्छे इतने बेहतरीन प्रिंसिपल को दिया है, तो हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो देखो ये क्या कहते हैं मल्टीपल से आप समझ में सकते हो क्या होता है। मल्टीपल माने मल्टीप्लाई करना, टेबल पढ़ना, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6 लाइक दिस। तो कहते क्या है कि when 2 एलिमेंट A and B combine together and to form more than one compound। अगर 2 ही एलिमेंट है, जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक का जो मास होता है वो फिक्स होता है और दूसरे का जो मास होता है वो मल्टीपल प्रपोर्शन में होता है। वो किस प्रपोर्शन में होता है? मल्टीपल प्रपोर्शन में होता है, यही ये कह रहे हैं।
और वो सिंपल रेशियो में भी आ जाता है। इसी बात को तो आपको मुझे समझाना है। तो आई थिंक मुझे इसका मतलब समझ में आ गया होगा। मैं आपको उसके एग्ज़ाम्पल की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल की तरफ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल ही तो सबसे तगड़ा होता है। एग्ज़ाम्पल आप समझ लिए, समझिए आपने सारी बातों को समझ लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये CO2 है और ये CO है। भैया मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास मैंने क्या है फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी 12, यहाँ पर भी 12, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो ये ऑक्सीजन 16 हो गया और ये ऑक्सीजन 32 हो गया। तो आप जब देखोगे तो ऑक्सीजन को देखो, न कि कार्बन। कार्बन तो फिक्स में है, कार्बन बदल नहीं सकता है। तो देख रहे हो 16 का टेबल पढ़ो, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन है उनका जो रेशियो देखने को मिल रहा है वो 1:2 का मिल रहा है। इसी तरीके से H2O और H2O2 में बात कर लिया जाए तो यार देखो, हाइड्रोजन के मास को मैंने डिफिनिट कर दिया है। तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 यहाँ पे है और यहाँ 32 हो रहा है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 हो रहा है, यानी ये भी 1:2 मल्टीपल के रेशियो में आ रहा है। देखो 16 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आना ही आना है। मुझे पता है कि आपको टेबल भी याद होगा, नहीं याद है तो छोटे बच्चे तो है नहीं, मल्टीप्लाई करके आप यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लास में तो टेबल पूछा नहीं जाएगा। तो ये सिंपल रेशियो यही कहलाता है। इसी तरीके से मैं अगर आगे बात कर लूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो। इस एग्ज़ाम्पल की बात किया जाए, भाई मेरे नाइट्रोजन है, 2 एलिमेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो NO भी बनाएगा, N2O भी बनाएगा, N2O2 भी बनाएगा, N2O3 भी बनाएगा, और अगर हम इसको देखें तो N2O4 और N2O5 भी ये बना सकता है। तो फिलहाल मैं 2 ही जगह समझा रहा हूँ आपको, उसको ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे N2 का तो सबका मास सेम मिल रहा है, सबका सेम मिल रहा है, और यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो 16, 2 ऑक्सीजन है 32, 3 ऑक्सीजन है 48, 4 ऑक्सीजन है 64। तो यार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो अपने जगह बेचारा पड़ा हुआ है, मज़े में इंजॉय कर रहा है, चाय नाश्ता कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन मेहनत कर रहा है, मल्टीपल के फॉर्म में वो मल्टीप्लाई कर रहा है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 64 जा। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रहा आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन की कहानी। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का फंडा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके आगे हम लोग चलेंगे मल्टीपल के बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है ये आपको बताता हूँ। तो आई थिंक गैलुसॉक का कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। तो चलिए गैलुसेक के लॉ को हम लोग बात किया जाए। तो गैलुसेक साहब ये कहते हैं कि इन्होंने, इनके बारे में भी जान लो कि ये सिर्फ हम जो भी प्रिंसिपल दे रहे हैं वो सिर्फ गैसियस के लिए दे रहे हैं, और इन्होंने 1808 में इस बात को बोला था, समझाया था, अपने प्रिंसिपल को दिया था। तो गैलुसेक साहब ने क्या कहा कि जब कोई भी गैस रिएक्शन करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है रिएक्टिंग गैसेस का और एज वेल एज प्रोडक्ट का, वो एक सिंपल रेशियो में आता है। लेकिन याद रखना कि गैस होना चाहिए बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो एंड प्रोवाइड ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक कंडीशन दिया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम जो देखते हो, कंसंट्रेशन देखते हो। STP और NTP की बात तुम लोग जानते होगे, उस पे ये बात कर रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई भी गैस आपस में कंबाइंड होंगे तो वो गैस ही बनाएंगे, और उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में बाई वॉल्यूम कंबाइन होते हैं। जैसे H2 देख रहे हो, Cl2 देख रहे हो, HCl देख रहे हो, यहाँ पर एक वॉल्यूम है तो 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 HCl 2 वॉल्यूम है। तो जो रेशियो आने वाला है वो 1:1:2 आने वाला है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताई। इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा
शिफ्ट कर दें और N2 के बारे में, अमोनिया जो बनाया जाता है, अमोनिया के बारे में देखा जाए तो 1 वॉल्यूम जो अमोनिया है, 3 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन है, वो मिल के 2 वॉल्यूम बना रहे हैं अमोनिया। हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है, हैबर साहब ने बनाया। तो जो रेशियो इन्होंने देखा वो 1:3:2 का रेशियो लिया, और यही तो कहलाता है सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो यही कहलाता है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये आपको मैंने समझा दिया। तो गैलुसेक लॉ का ये एक बारूद था, एक कहानी थी। इसके आगे हम ले चलते हैं आपको, वो टॉपिक होगा एवोगैड्रोज लॉ ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है। एवोगैड्रो से नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिया ही होगा इन्होंने, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक मेहनत करता है तो अपने नाम को ज़रूर यूज करता है। आज तक कभी भी आप इतिहास खोल के देख लीजिए, केमिस्ट्री में जितने रिसर्च किए हैं, जितने साइंटिस्ट अब कोई डिस्कवरी किए हैं, देखे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी नाम आए हैं, वो अपने, ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च किया मैं अपने रिश्तेदार का नाम डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये देखो क्या कह रहे हैं, जितना गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ऐसा बोला जा रहा है। एवोगैड्रो डिस्टिंक्ट द एटम एंड मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो ने क्या कहा, एटम और मॉलिक्यूल को अलग अलग किया। विच इज अंडरस्टैंड ईजिली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो भैया दुनिया में कोई भी कठिन से कठिन बात को समझना हो तो बिना एग्जाम्पल का हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये तो पुरानी बातें हैं यार। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को ज़रा देखा जाए और एग्जाम्पल को समझा जाए। देखो यहाँ पे द आइडेंटिकल कंटेनर मीन्स इक्वल वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। भैया एक ही कंटेनर में अगर आप गैसेस को ले रहे हो तो यार कंटेनर का वॉल्यूम तो एक ही हुआ ना। तो मान लो उस कंटेनर में 3 गैस ले लिया, हीलियम, N2 और O3, ये तीनों गैस ले लिया। तो यार देखो 1 मोल मैंने इसको लिया, 1 मोल इसको लिया, 1 मोल इसको लिया, सेम लिया। और अगर उस मोल में नंबर ऑफ एटम देखा जाए तो यहाँ नंबर ऑफ एटम जो दिखने वाला है आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ एटम दिख रहा है, यहाँ 2 नंबर ऑफ एटम दिख रहा है, यहाँ 3 नंबर ऑफ एटम दिख रहा है। इसकी एटॉमिसिटी 1 है, N2 की एटॉमिसिटी 2 है और O3 की एटॉमिसिटी 3 है। तो सेम वॉल्यूम है लेकिन नंबर ऑफ एटम इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, वो अलग अलग दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास। ये भी काम करता है, ये वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर मास में भी रिलेशन को क्या करता है, डेवलप करता है। तो कैसे डेवलप करता है भैया, उसी चीज़ को हम लोगों को आगे न्यूमेरिकल जब समझाएंगे तो आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये आपको मैं सिर्फ अभी प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो मॉलिकुलर फार्मूला डेवलप जो करता है वो करता है मॉलिकुलर वेट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये जब आप इंपीरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला का सवाल लगाओगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, तो वहाँ ये फार्मूला काम आने वाला होता है। और बच्चे एक आगे मैं बात करता हूँ, बहुत लोग बच्चे समझते हैं बहुत टफ टॉपिक है, बहुत हार्ड लैंग्वेज दिया हुआ है, तो वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो चलिए ये लॉ जो दिया था वो रिचर साहब ने दिया था 1792 और 94 के टाइम में। रिचर साहब ने प्रिंसिपल को दिया था। देखो मैंने लिख भी दिया है आपको PDF में कि इसका जो लैंग्वेज होता है डेफिनेशन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो क्यों ना इसके लैंग्वेज को हम एकदम आसान बनाऊं, आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊं। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको ये लैंग्वेज आसान दे सकूं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको लैंग्वेज आसान कैसे हो सकता है। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं अपने PDF को आपके सामने रख सकूं। ये रहा मेरा PDF
और इसका एग्ज़ाम्पल जो मैंने बनाया इतनी मेहनत से, वो देखिए। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, टोटल 3 एलिमेंट लिया। एक चीज़ और हो सकता है कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल और भी दिखा सकूं। चलो यहाँ पे मैं आपको PDF जो दिख रहा है सामने आपके एग्ज़ाम्पल में, वो मैं आपको ले चलता हूँ समझाने के लिए। थोड़ा सा वक्त लग रहा है PDF को लाने के लिए, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। देखिए आपके पास टोटल एलिमेंट क्या है। एक एग्ज़ाम्पल ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन मैंने लिया, एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया। ये बात समझ में आ गया होगा। आपके सामने टोटल 3 एलिमेंट लिया, टोटल 3 एलिमेंट लेंगे तो 3 ही कंपाउंड ये बनाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो 2-2 बार आएंगे। मीन्स समझ लेना कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बता रहे हैं। तो वही बात मैं आपको, इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, जूम मैं कर दिया हूँ। देखो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बना दिए, CH4। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन ने दोनों मिलके क्या बना दिया, CH4। फिर बात करो कार्बन और ऑक्सीजन को, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, CO2। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 2 बार आया और एक बार वो CH4 बना रहा है और एक बार CO2 बना रहा है। मतलब कि कार्बन की काउंटिंग 2 बार आ गई, इसीलिए कार्बन को 2 बार मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन एक बार CO2 में दिख रहा है। ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो ऑक्सीजन भी एक बार CO2 में दिख रहा है और एक बार यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2O बना रहा है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। अब हाइड्रोजन को फोकस किया जाए, तो जब हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन आपका CH4 भी बनाया था, हाइड्रोजन आपका वाटर भी बनाया था। मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन भी यहाँ पे भी एक बार आया, यहाँ पर भी एक बार, 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन भी 2 बार दिख रहा है, हाइड्रोजन भी 2 बार दिख रहा है और ऑक्सीजन भी 2 बार दिख रहा है। अगर तीनों एलिमेंट 2-2 बार दिखाई दें और 3 कंपाउंड बना दें, तो वहाँ दिमाग तुरंत आप लगाइएगा कि वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहलाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसमें सल्फ़र, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो सल्फ़र H2S भी बना रहा है, सल्फ़र SO2 भी बना रहा है, यानी सल्फ़र 2 चीज़ बनाया, SO2 और H2S। हाइड्रोजन भी 2 चीज़ बनाया, H2S और H2O बना रहा है। ऑक्सीजन भी 2 चीज़ बनाया, SO2 भी बना रहा है और H2O भी बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें सारे एलिमेंट 2-2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ये होता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, मेरी थियरी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बस ज़रूरत है आपको मुझे एक्साइट करने का कि सर आपने मेहनत जो किया है थोड़ा सा आपने सही किया है, और सजेशन भी हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा टॉपिक को डीप में ले चलूँ। चलिए, थैंक यू। आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे।